हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू शाखा। सिलेक्शन की राह में सबसे बड़ा हथियार होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस। तो आज हम लाए कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सेट जो बिहार दरोगा और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अनिवार्य है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हर सवाल का जवाब सोच समझ कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने कितना सही किया। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना ये क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया वो गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 6a²। क्यूब के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 6a²। तो ये दे दिया हुआ है 150। तो a² कितना हो जाएगा, 150/6 कर देंगे, ये आ जाएगा 25। तो a² की वैल्यू जब 25 हो गई तो a कितना हो जाएगा, √25। और 25 किसका, 25 का जो क्यूब रूट स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 5। तो a कितना हो जाएगा, 5 आ गया। अब बात करते हैं आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a³, साइड का क्यूब। तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 125। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब हो जाएगा। डोडा बेटा चोटी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पे जितने भी पहाड़ियों के नाम दिए गए ये सभी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी, शिवरॉय ये सब तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अनंतगिरी ये आंध्र प्रदेश में है। और इलायची पहाड़ियाँ जो कार्डमन हिल्स कहते हैं, तो कार्डमन हिल्स ये केरल और तमिलनाडु दोनों के बीचों में है। अगर हम बात करें पूरे भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है अन्नामुडी। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन आर्मी के जो जनरल प्रमुख हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने ही एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। ये प्लेटफॉर्म का काम क्या है, तो ये एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। तो बांग्लादेश 3 साइड से घिरे हुए रहता है त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा ये 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा बांग्लादेश के अलावा त्रिपुरा मिजोरम और असम के साथ भी अपना बॉर्डर साझा करता है। अगर त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो राजधानी है अगरतला। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, असम की राजधानी दिसपुर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है ईटानगर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल की बात करें तो सुरक्षा काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं। 15 में से 5 सदस्य स्थायी होते हैं जिनको परमानेंट मेंबर्स कहते हैं, और 10 सदस्य जो अस्थायी होते हैं, टेम्पररी। तो जो 5 सदस्य हैं कौन कौन हैं, तो इसमें आता है अमेरिका, उसके अलावा चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। तो ये 5 जो सदस्य हैं ये सब स्थायी सदस्य हैं। और स्थायी सदस्यों की बात करें तो इनके पास एक पावर होता है जिसको बोलते हैं विटो का पावर। विटो मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी बिल पे ये ना कहते हैं ना कि भाई इस बिल पे कोई बातचीत नहीं होगा, तो उस बिल पे कोई बातचीत नहीं होता है। तो इनके पास विटो का पावर होता है। वहीं अगर अस्थायी सदस्यों की बात करें तो अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किससे निर्वाचित किया गया है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है मनन कुमार मिश्रा को। ये एक ऐसी संस्थान है जिसका काम होता है जो विधिक व्यवसाय या विधिक शिक्षा होता है ना, लॉ एजुकेशन, उससे जुड़े हुए जो नियम कानून है उसका देखरेख करती है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान में है। कालीबंगान ये राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। उसके अलावा राखी गढ़ी ये हरियाणा में है। पाकिस्तान ये मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये 1922 में इसकी खोज की गई थी रखलदास बैनर्जी के द्वारा। RD बैनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कालीबंगान 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा
लोथल की बात करें तो 1954 में जो है SR राव के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। और लोथल को जो है ना मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। लोथल जो है, लोथल को कहा जाता है मिनी हड़प्पा। राखीगढ़ी अमरेंद्र नाथ जो है इन्होंने इसकी खुदाई की थी। अमरेंद्र नाथ जो हैं इन्होंने इसकी खुदाई की थी लगभग 1960 के दशक में। तो ये सब ध्यान रखिएगा इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अधिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जैव विविधता वाले क्षेत्र होते कौन है? तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे हमें विभिन्न तरह के जो जीव जंतुओं में मिलता है उसको जैव विविधता वाले क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत में जो हमें 4 जगह देखने को मिलेगा जहाँ विभिन्नताएं हैं, और इसमें सबसे पहले जो है ईस्टर्न हिमालयाज। अगर पूर्वी हिमालय की बात करें तो यहाँ पे हमें तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जो है इसमें भी जो है तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है सुंदरबंस में भी जो अच्छा खासा हमें जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, जैव विविधता। उसके अलावा जो है इंडो बर्मा का क्षेत्र। तो ये 4 जो है मेनली क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें अलग अलग तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखें तो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट जो है सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी घाट। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो इस IIT ने जो है बहुत ही हल्के प्रकार का जो है इन्वर्टर का निर्माण किया है, और ये IIT है IIT पटना। तो इसको जो है 20 सालों के लिए कॉपीराइट मिला है कि आप जो है इस तरह के इन्वर्टर बनाइएगा। तो IIT पटना को जो है ये मिला है। भूकंप को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की बात करें तो यहाँ पे देखो एंडोस्कोप जो होता है ना, ये शरीर के अंदर देखने के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्मोग्राफ इसका इस्तेमाल किया जाता है भूकंप को नापने के लिए, ठीक है। उसके अलावा स्टेथोस्कोप जो है ये दिल की धड़कन को सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। सोनोग्राफ जिसको अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, ये भी शरीर के अंदर के जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको देखने के, बॉडी के जो अंग हैं उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है ये मेनली अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है सर्वे करती है। जो निजी कंपनियां हैं उन पे सर्वे करती है, उनका डाटाबेस तैयार करती है। तो इसके अनुसार बिहार में जो ग्रेजुएट बेरोजगारी दर है वो है 3रा। अठारह के विद्रोह के दौरान दिल्ली के शासक कौन थे? तो दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर। 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था ये मुख्य रूप से जो है सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें से आपने मंगल पांडे वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये जो है ना जो बंदूक था, कार्ट्रिज बंदूक, उसके लिए जो ये विद्रोह शुरू किया गया था 1857 में। इसके बाद जो आर्मी थे, जो सैनिक थे वो दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को जो अपना राजा चुन लिया, और इनकी ओर से जो लड़ाई किया वो थे जनरल बख्त खान। तो जनरल बख्त खान जो है वो दिल्ली की ओर से लड़े, ठीक है, इनके नेतृत्व में। तो इस तरीके से बहादुर शाह जफर जो हैं वो यहाँ शासक चुने गए। उसके अलावा बात किया जाए लखनऊ से जो है इस युद्ध को आगे बढ़ाया बेगम हजरत महल ने। कानपुर की बात करें तो कानपुर से नाना साहेब जो है इस युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या तोपे, बिहार से जो है जो ये वीर कुंवर सिंह हो गए। तो इन लोगों ने जो है इस लड़ाई को जो है आगे बढ़ाया, ठीक है। और अलग अलग किताबों ने इसको अलग अलग तरीके से जो है जिक्र किया है। जैसे कि अगर बात करें विनायक दामोदर सावरकर की बात, तो उन्होंने इसे कहा कि ये जो है भारत के आज़ादी के लिए प्रथम लड़ाई का इसको शीर्षक दिया गया है। श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये रिलीज होता है। श्वसन में होता क्या है? श्वसन में होता ये कि जो हम खाना खाते हैं वो टूट जाता है, टूट कर जो है ग्लूकोज बनाया, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा, एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलता है श्वसन के दौरान। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें लौह पाया जाता है। तो सही है, हीमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है, आयरन होता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह।
ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये रोगों से बचाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये रोगों से नहीं बचाता है, रोगों से बचाता है WBC, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, श्वेत ब्लड सेल, तो ये जो है मेनली बचाते हैं बीमारियों से। फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? फ्री थ्रो की बात करें तो ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। जब भी सामने वाला फाउल करता है ना, तो उसके लिए जो है टीम को मिलता है फ्री थ्रो। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर निर्मित है। ये है चंपारण में, ये जो है मेनली चंपारण में है, और इसका निर्माण हुआ था 1979 में। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय निजी क्षेत्र को या आम जनता को करती है, तो ये निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखो, सरकार के पास जो भी शेयर्स होते हैं, ठीक है, अब वो शेयर्स वो क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनी को दे रही है एक तरीके से, तो इसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। तो सरकार कहीं ना कहीं जो अपना निवेश है ना उसको त्याग रही है, वो डिसइन्वेस्ट कर रही है। पहले जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, अब उसको जो है प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है, तो इसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है? धनायन क्या होता है? तो अगर किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी धातु पर अगर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग धनायन। और किसी भी एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज चढ़ता है तो इसको त्रिणायन कहते हैं। ठीक है, त्रिणायन, जिसको अनायन कहते हैं इंग्लिश में। तो कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट क्या है, CO3 2- नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रेट की बात करें NO3-, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। अमोनियम की बात करें तो NH4+। हाइड्रो ऑक्साइड OH-। तो अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अमोनियम जो है ये एक धनायन या फिर ये एक जो है कटायन है। बाकी सब जो त्रिणायन या अनायन में आएंगे। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ कटायन कब बनता है, धनायन कब बनता है? जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो कटायन बनता है। मतलब सीधे हम ये बोल सकते हैं कि किसी चीज़ के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है ना, तो वो धनायन हो गया। और अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो किसी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसको त्रिणायन कहते हैं। हाल ही में किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है? तो 38वां सूरजकुंड मेला का जो आयोजन किया गया है वो है फरीदाबाद, हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। और ये आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये जो है 7 से लेकर जो है 23 फरवरी 2025 तक चल रहा है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, ये आयोजित किया जाएगा। और ये आयोजित किया जाएगा कहाँ? पेरिस में। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में जो है पूरा विचार विमर्श किया जाता है। इसमें किस तरीके से और सुधार किया जाता है, इन सब चीज़ों पे, इस सब बातों पे जो है विचार किया जाता है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ, ये कब हुआ? ये हुआ था 23 से लेके 25 अक्टूबर 2024 को। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था UAE में। ठीक है, तो 11वां जो सम्मेलन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, 11वां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस जो हुआ ये 23 से 25 अक्टूबर 2024 को हुआ था UAE में। और ये जो है ना अब 12वां होगा इस साल 2025 में। तो वहीं 12वां की बात करें तो ये पेरिस में होने वाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति करता है। मेनली राष्ट्रपति उसको चुनता है जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सर्वोच्च, सबसे जो है उम्रदराज व्यक्ति ना, सीनियर मोस्ट जज। तो सीनियर मोस्ट जज को जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, आप कमेंट में ये बताइए कि अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? साबरमती आश्रम की बात करें तो ये जो है गांधी जी ने बनाया था, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम है? तो जो हमारा पश्चिमी भारत है ना, वो क्षेत्र पवन ऊर्जा के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ बात किया जाए तो पश्चिमी घाट जो है ये सबसे सही है। जैसे गुजरात, राजस्थान,
तो ये सब। इसके अलावा तमिलनाडु में भी जो है अच्छा सोर्स है विंड एनर्जी का, पवन ऊर्जा का, वहाँ पे तमिलनाडु में भी अच्छा खासा सोर्स है। निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय जो है दिया जाता है? तो ये जो है मेनली बात किया तो ये कनाडा जो है ये यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय इसको दिया जाता है। कनाडा का एक प्रांत है सस्केचुआन। तो सस्केचुआन प्रांत जो है यहाँ पर जो यूरेनियम ज़्यादा मात्रा में है और इसीलिए जो है इसको यूरेनियम सिटी के नाम से बुलाया जा रहा है, सस्केचुआन। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचांक 1.5 मीटर है, 1.5 है, में प्रकाश की गति क्या होगी? अच्छा, अपवर्तनांक सूचांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक सूचांक निकालते हैं प्रकाश की जो गति है वैक्यूम में बट्टे प्रकाश की जो गति है किसी भी माध्यम में। तो प्रकाश की गति, या फिर हम सीधे बोल सकते प्रकाश की गति बटे प्रकाश की गति किसी माध्यम में, तो इसी को डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति किसी माध्यम में नीचे आ गया, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा? 3 × 10⁸ बटे 1.5, कट करोगे 2 आ गया, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपवर्तनांक सूचकांक निकालने का तरीका क्या है? ऊपर रखेंगे प्रकाश की गति और नीचे रखेंगे प्रकाश की गति किसी माध्यम में। प्रकाश जो है ना, जो गति होता है वो माध्यम के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, जैसे हवा में जो है वो ज़्यादा गति होगा, वहीं अगर बात करें लिक्विड में वो थोड़ा कम हो जाएगा और सॉलिड में और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रकाश की गति जो होती है वो वैरी करती है, वो अलग अलग होती है अलग अलग माध्यम में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर रोक लगाता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24वां जो है ये बाल श्रम पर रोक लगाता है। उसके अलावा अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 जो है ना, ये किसी भी मनुष्य से ज़बरदस्ती काम करवाना या फिर जो है उसको खरीद बिक्री पे, इन सब चीज़ों पे रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी, तो अनुच्छेद 23 जो है बंधुआ मजदूरी, खरीद बिक्री, इंसानों की खरीद बिक्री, इन सब पे रोक लगाता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन का अधिकार है। इसमें बोला गया कि हमारे मनुष्य के पास जो है बहुत सारे अधिकार हैं जो उसको जन्म के साथ ही मिलते हैं। उसके अलावा जो है अनुच्छेद 26 की बात करें तो ये जो है ना धर्म से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। ठीक है, जहाँ पे बोलता है कि आप कोई भी जो है किसी भी धर्म को जो मानते हो उसको प्रचार प्रसार जो भी करना है कर सकते हो। SECI ने हरित हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो SECI है इसने जो है H2 ग्लोबल के साथ जो है एक समझौता किया है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन, जो हरित हाइड्रोजन है, इसको बढ़ावा दिया जा सके। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की कौन सी 5 वर्षीय योजना जो है शुरू नहीं की जा सकती थी? देखिए 1990 में भारत जो है आर्थिक संकट से घिरा हुआ था। यहाँ पे जो है पैसों की कमी हो गई थी और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम जो है, विदेशी मुद्रा नहीं था कि हम जो है बाहर से चीज़ें खरीद सकें। तो उसके लिए जो है उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जो है ये पहुँचे IMF के पास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो उसने जो है लोन दिया और साथ ही साथ जो है हमें कुछ सजेशंस दिए कि किस तरीके से हम अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है 1990 में पंचवर्षीय योजना ना चलाकर क्या किया गया, वो वहाँ पे वार्षिक योजना की शुरुआत की गई। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये नहीं चली, तो इसका आंसर हो जाएगा 8th। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना में क्या देखोगे, 1950 में जो है एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, और ये प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? इस प्लानिंग कमीशन का काम ये था कि ये 5-5 वर्षों के लिए जो है योजनाएं बनाएंगी जिस पे जो है सरकार चलेगी और उसी के अनुसार जो है भारत का विकास किया जाएगा। पंचवर्षीय योजना का आइडिया आया कहाँ से है? तो पंचवर्षीय योजना का जो आइडिया आया है ये रशिया से आया है। पंचवर्षीय योजना का जो आइडिया है ये रशिया से लिया गया है। ठीक है, हालांकि जो 2015 में इस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के रख दिया गया था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम जो बदल कर रख दिया गया था नीति आयोग। बुलंद दरवाज़ा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी का जो है प्रवेश द्वार है।
1601 में जो है अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इस दरवाजे को जो है विक्ट्री ऑफ गेट के नाम से भी जाना जाता है, बुलंद दरवाज़ा को। निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? संघाई 5 की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1996 में, और इसमें 5 देश आते हैं: चीन, रूस, कजाकिस्तान, उसके अलावा जो है किर्गिस्तान, उसके अलावा जो है ताजिकिस्तान। तो ये सब देशें जो इसमें आती हैं। ठीक है, क्या बात करें तो वियतनाम जो है वो इसका सदस्य नहीं है, बाकी सब इसका सदस्य है। विदेह राज्य का उल्लेख जो है सबसे पहले कहाँ मिलता है? विदेह साम्राज्य की बात करें तो इसकी शुरुआत किया गया था निमि विदेह के द्वारा, जो कि इक्ष्वाकु के जो है पुत्र थे। निमि विदेह की बात करें तो ये इक्ष्वाकु के पुत्र थे, और इनके द्वारा जो है ये विदेह राज्य की शुरुआत की गई थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी जनकपुर। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो इसके बारे में जानकारी मिलता है यजुर्वेद से। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा जो है लाया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये लाया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है म्यूनिसिपैलिटी को लाया गया है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, और ये लाया कब गया था? दोनों ही संशोधन जो 1992 में लाए गए थे। पंचायती राज की शुरुआत कब की गई? ठीक है, ये तो ये ना आया था संशोधन, लेकिन इसके बाद जो है शुरुआत कब की गई? तो सेटअप किया गया 1993 में। 1993 पंचायती राज की शुरुआत की गई, जिसमें 3 लेवल पे, 3 स्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई। पहले तो गांव स्तर पे, फिर जब ब्लॉक स्तर पे, और फिर जो है जिला स्तर पे। तो 3 स्तर पे जो है पंचायती राज की शुरुआत की गई। अगर इसे कुछ समितियों की बात करें तो जैसे कि अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, हनुमंत राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तो इन सारे समितियों ने मिलजुल कर जो है मेनली कहीं ना कहीं समय समय पर समितियां बनती चली गई, और इन्होंने ही जो है सजेस्ट किया, जिसमें से बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका जो रिपोर्ट था वो ज़्यादा बेटर था। संसदों के वेतन का निर्णय जो है कौन लेता है? तो संसदों का जो वेतन है उसका निर्णय लिया जाता है संसद के द्वारा। पार्लियामेंट जो है ये तय करता है, और पार्लियामेंट को ये अधिकार कहाँ से आया? तो अनुच्छेद 106 के तहत जो है सांसद लोग जो है अपना कानून बनाकर अपने वेतन और भत्तों को जो निर्धारित कर देते हैं। मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कौन करता है? तो मानव रक्त की बात करें तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो खाना टूट कर ग्लूकोज बनता है, तो ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा ना ब्लड में, तो ये भी अच्छा नहीं होता है। तो इस ग्लूकोज को कम किया जाता है। तो किसके द्वारा कम किया जाता है? तो अमाशय के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन करता ये है कि जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखे, जमा करके रखता है हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में, यकृत में, तो इन सब जगह जो है इसको बचा के रखता है। तो ये चीज़, और जब ज़रूरत पड़ेगा ना तो यहीं ग्लाइकोजन टूटेगा और फिर से जो है ग्लूकोज बन जाएगा, और उस ग्लूकोज का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए हमारे शरीर में किया जाता है। जैसे कि मान लो कभी फास्ट कर रहे हैं हम लोग, तो फास्ट करेंगे उस दिन खाना खा नहीं रहे, तो ग्लूकोज तो हम लोग अलग से नहीं ले रहे हैं, तो शरीर का जो ग्लाइकोजन है वहीं टूट कर जो है ग्लूकोज का निर्माण करेगा, और उसी के द्वारा जो है ऊर्जा का निर्माण होगा। महाजनपद में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो जो पावापुरी है ये मल गणराज्य की राजधानी थी। अगर मल गणराज्य की बात करें तो मुख्य रूप से जो है ना महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध दोनों ने ही जो है अपने निर्वाण के लिए मल महाजनपद को ही चुना था। ठीक है, तो इसलिए इसकी विशेषता हो जाती है। उसके अलावा बात करें केलिय गणराज्य को लेकर, तो कोलिय गणराज्य जो है इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसका राजधानी था रामग्राम, और देवदा। कोलिय गणराज्य की जो राजधानी थी ये था रामग्राम और देवदा। ये सरयू नदी के किनारे जो है बसा हुआ शहर था। उसके अलावा जो बात करें लिच्छवी, तो लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। उसके अलावा बात किया जाए शाक्य, तो शाक्य का था कपिलवस्तु। तो ये सब जो है राजधानियाँ थी महाजनपद की उस समय। सिरका क्या है? सिरका की बात करें तो सिरका जो होता है ये तनु एसिटिक एसिड होता है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ठीक है,
पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, तो ये थी बचेंद्री पाल। इन्होंने जो है 23 मई 1984 को जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का जो है रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। और ये इनके जन्मदिन से एक दिन पहले है, 24 मई को इनका जन्मदिन आता है। इन्होंने जो है एक दिन पहले जो है इस पर चढ़ाई की। 42 महिलाएं एक काम को 18 दिनों में पूरा करती हैं, तो उसी काम को 21 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं लगेंगी? तो देखिए 42 महिलाएं हैं, 18 दिन में काम करती हैं, तो उसी हमको कितनी महिलाएं लगेंगी अगर इस दिन में काम पूरा करना है। तो यहाँ से अगर हम काटें तो 21 दूनी 42, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 36। तो 36 जो है महिलाएं लगेंगी काम को पूरा करने में। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व बैंक जो है 2024 के जो ये रिपोर्ट आया था, इसमें जो है भारत का 190 देशों में से 113वां स्थान है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत का जो स्कोर रहा वो था 24.4%। इसके अनुसार महिलाओं के लिए जो कानूनी अधिकारों के जो ठोस आधार को संकेत दिया जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कानूनी अधिकार हैं वो सही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी गई, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, इसका मुख्यालय भारत में है, तो ये बात सही है। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है, तो ये भी सही है। तो यहाँ बिल्ली कहने का मतलब है जैसे चीता, टाइगर, इन सब के सुरक्षा के लिए जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है इसमें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह हमको मिलता है शिलालेख 13 में। रॉक एडिक्ट 13 में जो है हमें मैत्रीपूर्ण मतलब दोस्ती वाला संबंध जो है देखने को मिलता है। अगर बात करें 13वें शिलालेख के बारे में, तो 13वें शिलालेख में ही जो है हमें कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलता है। कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी जो है हमको यहीं से मिलता है। और इसी के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जो है धम्म की नीति अपना ली थी। अंतरिम सरकार गठन में रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री थे वो थे बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जो हैं ये रक्षा मंत्रालय के मंत्री थे। वहीं अगर बात करें वल्लभ भाई पटेल को लेकर, तो वल्लभ भाई पटेल उस समय जो है गृह मंत्रालय थे, ठीक है। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय जो है लड़ा गया था? तो तीसरा जो है एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय लड़ा गया था, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो ये मेनली जो गवर्नर जनरल थे 1813 से लेके 1823 तक। अच्छा, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ कब? तो ये हुआ था 1817 से लेके जो है 1818 तक। 3 गो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, जिसके बाद जो मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। पहला वॉर कब हुआ? पहला जो है 1775 से लेके जो है 1782 तक हुआ था। दूसरे की बात करें तो दूसरा 1800 जो है 3, 4 से 5 में हुआ था, ओके। उसके बाद तीसरा जो है 1817 से लेकर जो है 1818 तक चला। तो इस तरीके से तीनों युद्ध के बाद जो मराठा साम्राज्य ने अपना जो दम तोड़ दिया और अंग्रेज़ों ने जो है पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लिया, ठीक है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल आपको क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछा है स्वतंत्र भारत में जो पहला बजट पेश किया गया किसके द्वारा पेश किया गया? तो जो पहला बजट पेश किया गया था वो थे R.K. षणमुखम शेट्टी। तो जो पहला बजट पेश किया गया था ना वो थे R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए जो भाभा हैं, तो ये जहांगीर भाभा थे, इनको किस चीज़ का सरकार दिया गया था? तो इनको निर्माण, खान, बिजली, इन सब का जो है सरकार दिया गया था, ठीक है। वहीं अगर लियाकत अली खान की बात करें तो इनके पास था वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। प्रसिद्ध बंगला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय।
ये उपन्यास जो आया था ना 1929 में, इसको प्रकाशित किया गया था इस उपन्यास को। निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट होता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये है मैगेलान। मैगेलन जो है ये अटलांटिक ओशन को जो है पैसिफिक ओशन से जोड़ने का कार्य जो है करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा बात करें जैसे कि इसमें जो है पाक स्ट्रेट जो है ये किसको जोड़ता है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है ये पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट किसके बीच में है? तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। डार्डेनेलिस की बात करें तो डार्डेनेलिस किसके बीच में है? तो डार्डेनेलिस जो है ये एगियन सी और साथ ही साथ जो है सी ऑफ मरमरा के बीच में है। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो मलक्का स्ट्रेट किसके बीच में है? तो मलक्का स्ट्रेट जो हमारा इंडियन ओशन है ना, तो वे ऑफ बंगाल का जो भाग है और उधर जो साउथ चाइना सी है उसके बीच को जोड़ता है। तो वे इंडियन ओशन और साथ ही साथ साउथ चाइना सी दोनों को जोड़ने का कार्य करता है मलक्का स्ट्रेट। तकलामकान मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तो तकलामकान की बात करें तो ये जो है चाइना में है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र एवं विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखा गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है ये पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र का जो आधारशिला रखा गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इनमें से किसने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप वेदों में निहित है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द हिंदुइज्म इज फाउंड इन द वेदास। तो इसके बारे में जानकारी दिया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा था वेदों की ओर चलो। ठीक है, तो इन्हीं कहा था कि वेद में जो है वो सही वाला हिंदुइज्म हमको वेद में ही देखने को मिलता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर या कृत। ठीक है, लिवर जो होता है ना ये बाइल बनाता है और इस बाइल की मदद से जो फैट्स होते हैं वसा को तोड़ा जाता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ की बात करें तो यह है कहाँ? तो ये है मणिपुर में। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, पैसिव एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस की बात करें जहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो हम सब्जेक्ट पे जब जोर देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जब इसी चीज़ को उल्टा कर देंगे और ऑब्जेक्ट पे जोर देंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब और फिर सब्जेक्ट आएगा, तब इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। जैसे कि अगर बात किया जाए आई एम प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट, मैं जो एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आई क्या है? ये है सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट है हमारा जो है ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो मैं इस पे जोर दूँ, जैसे कि अ प्रोजेक्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी, तो एक प्रोजेक्ट मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो एक्टिव और पैसिव का यही होता है मिलने क्या कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कि आई ईट अ बनाना एवरी डे, तो यहाँ बात करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है बनाना, तो बनाना क्या शुरू, तो बनाना हैज़ बीन ईटन बाय मी, बनाना वॉज बीन ईटन बाय मी, तो इसका क्या हो जाएगा? अ बनाना इज़ ईटन बाय मी एवरी डे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस किस रूप में है? तो आई ईट अ बनाना एवरी डे, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ही रखा गया है, आपको टेंस चेंज नहीं करना होता है। विच द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे कम किसका है? तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होता है सीजियम का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। ठीक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है
वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का है। और सबसे कम वही बात करें तो सीजियम का है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट? एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि में से क्या स्थिर रहता है? तो देखिए, इसमें बात किया जाए तो इसमें स्पीड जो होता है, गति, वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो स्पीड जो है वो सही जा हो जाए, गति। जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है ना, तो गोल गोल जब घूमता है तो उसमें क्योंकि हर एक दिशा पे जो हर एक समय उसका दिशा बदल रहा है, इस समय उसका दिशा इधर है, इस समय उसका दिशा इधर है, इस समय उसका दिशा इधर है, तो हर एक समय पे उसका जब दिशा बदलता है तो उसका वेग जो है वो बदलेगा। लेकिन वहीं बात करें, चाल नहीं, गति होगा पे, वहीं बात करें अगर गति को, तो गति जो है वो स्थिर रहता है। गति और गतिज ऊर्जा ये जो है स्थिर रहेगा। स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ये स्थिर रहता है। उसके अलावा जो है बाकी सब बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, मोमेंटम बदलेगा और एक्सेलरेशन। ठीक है, वेग, संवेग और त्वरण ये सब बदलेंगे, लेकिन उसका जो गति है वो सामान्य रहेगा। प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? तो प्लेइंग इट माई वेज की बात करें तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात किया तो ये किसकी आत्मकथा है, किसकी रचना है? तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और इसको लिखा किसने है? तो सचिन तेंदुलकर के साथ जो है मेनली इसको लिखा है बोरिया मजुमदार ने। सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजुमदार दोनों ने मिलकर जो है इस किताब को लिखा है। 6,400 का प्रतिवर्ष का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई तक का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए, यहाँ बात किया जाए तो पहले तो हम देखेंगे क्या कि अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज क्या होता है? तो ये होता है PRT, जो मूलधन है, उसके अलावा जो रेट है दर, उसके अलावा समय बट्टे 100 कर देते हैं। अब देखो, मूलधन कितना दिया हुआ है? 6400। रेट की बात करें तो रेट कितना है? तो रेट दे दिया है 6%। टाइम, अब देखो टाइम कब से कब तक? तो 11 फरवरी से लेके जो है 7 जुलाई तक है। तो आपको इसके बीच का समय निकालना पड़ेगा। जैसे कि बात करें 11 फरवरी से, अगर ये 2022 है तो 28 दिन का महीना होगा। तो क्या करो, 28 में से 11 माइनस कर लो, कितना बचा? 17। तो मतलब फरवरी के 17 दिन। उसके अलावा फरवरी के बाद आया मार्च, मार्च के बाद जो है अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होता है, मई, जून और साथ ही साथ जुलाई। जुलाई में पूरा नहीं लेना है, 7 तक लेना है, 7 सबको जोड़ लें। 7 एक 8, एक 9, 9 और एक 10 थे 16, तो ये हो जाए 6, हाथ में गया 1, तो ये आ गया आपके पास जो है 146। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे टाइम कितना लेंगे? तो टाइम लेते हैं हम साल में, तो 146, और साल बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, क्योंकि एक साल में होता है 365 दिन, तो 365 से भाग दे देंगे और गुना 100 का, तो 100 रहेगा ही। हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करें तो ये कट जाएगा 73 दूनी, और ये हो गया 73 बचे। यहाँ से काटा जाए, 2 को 0 खा गया, और उसके अलावा जो है कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200, ये हो गया लगभग जो है 768 बट्टे 5। सॉल्व किया जाए तो 153.6, 768 बटे 5 है तो 153.6। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? अगर हम बात करें लेड को लेकर, तो लेड का Li ये गलत होता है। लेड का जो होता है Pb होता है। सोडियम, सोडियम का SA नहीं होता है, Na होता है। औरम, गोल्ड, तो मिली गोल्ड का जो है ना Au होता है, तो ये सही है। चांदी, चांदी का जो है Ag होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है जो सही है वो है गोल्ड का Au, ये ठीक है। दूरी समय ग्राफ का ढालन क्या दर्शाता है? तो दूरी समय ग्राफ का ढालन जो है किसी वस्तु की गति को दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये जो है स्पीड, गति को दर्शाता है, चालनी गति को जो है ये दर्शाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? तो संविधान की बात करें, संविधान में जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल घोषित कर सकता है 3 कारणों से। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसको कहते हैं, ये लागू किया जाता है अनुच्छेद 352 के द्वारा।
उसके बाद जो होता है ये होता है राज्य जो आपातकाल है, राज्य आपातकाल, जिसमें क्या होता है कि अगर राज्य में जो राज्य सरकार है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति जो है उस सरकार को भंग कर सकता है और अपना शासन चलाता है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तो ये आता है 356 के तहत। उसके अलावा जो तीसरा जो आपातकाल लगाया है वो है आर्थिक आपातकाल, अभी 360 के तहत। तो यहाँ पे बात किया गया है नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी लगता है 352 के तहत। तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था को सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है सब्लिमेशन ये होता है। इसमें क्या होता है, जो गैस है, गैस से सीधा सीधा जो है ठोस में जो है अच्छा एक मिनट, गैस से ठोस ना बोला है। अच्छा यहाँ पे देखो, गैस से ठोस की बात करें, अगर मान लो ठोस कोई भी चीज़ है, ठोस से अगर सीधा गैस बनता है तो ये कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, ठोस से अगर गैस बन रहा है तो ये सब्लिमेशन कहलाता है, लेकिन गैस से अगर ठोस बनेगा तो ये कहलाएगा डिपोजिशन, निक्षेप। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, यहाँ पे गैस से ठोस बोला हुआ है। ओके, बिना द्रव्य के, जैसे कि देखो ठोस से गैस कब बनता है, जो कपूर होता है, कपूर को जब जलाते हैं तो ये सीधे सीधे जो है ना सॉलिड है, सॉलिड से ये गैस बन जाता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ओके, उस शैवाल को पहचानिए जो समुद्री शैवाल नहीं है। तो इनमें से जो समुद्री शैवाल नहीं है वो है क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है ये समुद्री शैवाल नहीं है, ये जो है मेनली जो मीठा पानी होता है उसमें पाया जाता है। उसके अलावा सरगासम और पोरफायरा और लेमिनारिया ये सब जो है समुद्री शैवाल हैं। एक एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संलयन के बिना नई इकाई को जन्म देती है। तो यहाँ बात किया जाए तो जो बिना किसी प्रजनन के जो है, अगर बिना संलयन के अगर नई इकाई बन रही है तो इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। बिना संलयन के अगर हो रहा है तो अलैंगिक जनन। तो इनमें से अलैंगिक जनन जो दिखाया जाता है वो है बीजाणुओं के द्वारा। जैसे जो फंगस होता है, तो फंजाई जो होता है, फंजाई में जो है ये स्पोर का निर्माण होता है, और ये स्पोर जब गिरता है ज़मीन पर तो नए फंजाई का निर्माण हो जाता है। तो ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है गुटखा और पान मसाला पर जो है 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने जो है 1 साल का बैन लगाया हुआ है। इसके बाद जो झारखंड सरकार ने भी बैन लगा दिया है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है लोकटक झील को। लोकटक झील ये भारत का एकमात्र जो है तैरता हुआ झील है, और ये है कहाँ? लोकटक झील है मणिपुर में। बिहार से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार से राज्यसभा में जो है 16 सदस्य हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया गया है यह है 1939, 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसी में से सुभाष चंद्र बोस जो है हट गए थे और उन्होंने जो एक नई पार्टी का गठन किया था जो था फॉरवर्ड ब्लॉक। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो शिशु लिंग अनुपात है वो कितना है? शिशु लिंग अनुपात कितना होता है? तो शिशु लिंग अनुपात होता है 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है प्रति 1000 लड़कों पर? तो ये कितना है? तो ये है 1919 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पर। ठीक है, 6 साल तक के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है? तो सर्वाधिक प्रचुरता वाला जो उत्पादन साधन, मोस्ट अबंडेंट फैक्टर जो है वो है हमारे पास लेबर, श्रम। ठीक है, ये जो है ज़्यादा पाया जाता है उत्पादन के मामले में, हमारे पास ज़्यादा उपलब्ध है श्रम।
क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या ना है। रूस का मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा होता है रबल। जो रूबल है ये जो है रूस का मुद्रा है। वहीं अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर जैसे अमेरिका का हो गया, येन जापान का होता है, रेनमिंबी जो है ये चाइना का है, तो रबल जो है ये रशिया का है। किसी मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित किस मध्यकालीन संत के उपदेश जो है वो अभंग में संकलित हैं? तो ये हैं तुकाराम। तुकाराम का जो है ये सम्मिलित किया गया है अभंग में। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत जो है कौन से मंडल में स्थापित है? तो ओजोन की बात करें तो ये जो है समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें पाया जाता है। तो वायुमंडल में ओजोन परत जो है समताप मंडल में है। ओजोन परत का काम क्या होता है? तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, उनसे बचाने का काम करता है ये ओजोन परत। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ? देखिए, अगर हम बात करें तो उस समय जो है ना दो भागों में बटा हुआ था। एक था धुरी बल और दूसरा जो है मित्र दल। तो उसमें क्या था कि जो एक्सेस पावर है, एक्सेस पावर में कौन कौन था? तो एक्सेस पावर में जर्मनी, उसके अलावा बात किया जाए यहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया, ठीक है, उसके अलावा जो है टर्की। तो ये सब जो है एक्सेस पावर धुरी बल में थे। वहीं अगर मित्र बल की बात करें तो इसमें कौन सा देखने को मिलेगा? ब्रिटेन था, जिसको अलाई कहते हैं। अलाइड कौन से? मित्र दल। मित्र दल में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। आगे जाके 1917 में जो है अमेरिका भी जुड़ जाता है। जब 1917 में रशिया हटता है ना इस लड़ाई से, तो फिर अमेरिका इसमें जुड़ जाता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ तो धुरी बल में जुड़ा था, वो था बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है ना ये जर्मनी का साथ दिया था इसने। एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के एक राष्ट्र थीम के पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ होता है? तो सापेक्ष निर्धनता का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं समाज में जो है ना आर्थिक तौर पे हमें असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो है आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है सापेक्ष निर्धनता। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो इसी को बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता। मतलब एज कम्पेयर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब होता है किसी चीज़ से कंपेरिजन करना। तो यहाँ पे कंपेरिजन वाइज चलता है। तो ये क्या दर्शा रहा है? किसी को ज़्यादा है, किसी कम, तो ये असमानता को दर्शाता है। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद जो है 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितने का परिवर्तन आया? अब देखो, मान लो हमें शुरुआती और आगे कोई वैल्यू तो पता नहीं है, तो मान लीजिए कि शुरू में उसका वेतन जो था वो 100 रुपया था, तो इस पर 10% बढ़ाएंगे, तो 10% बढ़ाएंगे तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, तो ये हो जाएगा 110। तो उसका वेतन हो गया 110। फिर इस 110 में से क्या किया गया? -10% कर दिया गया। तो जब -10% तो 110 का 10% कितना होता है? कैसे निकालोगे? तो 110 इंटू 10% ऑफ 100, तो ये आ जाएगा 11। तो इसका 11 होता है। तो 110 में से 11 घटाओ, तो 110 में 11 घटाओ तो आ गया 99। तो शुरुआत हमने किया था 100 से और आ गए हैं अब 99 पे, तो जाहिर सी बात क्या हुआ? 1% का जो है घटोतरी हमको देखने को मिल रहा है। तो 1% का घटोतरी, 1% का डिक्रीज हुआ है। सीधे धारावाही चालक से दूर रहने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि पर क्या असर पड़ता है? तो जो एक चालक है, ठीक है, चालक में जब बिजली दौड़ता है ना, तो बिजली दौड़ता है तो इसके साथ क्या होता है? इसमें जो है चुंबकीय धाराएं बनती हैं, चुंबकीय रेखाएं बनती हैं। अब इस चालक से जितना दूर जाएंगे परिधि पे क्या असर पड़ रहा है? रेडियस पे क्या असर पड़ता है? तो रेडियस जो होगा वो बढ़ते चला जाएगा, और रेडियस बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगा, उसका परिधि भी बढ़ेगा, तो वो बढ़ जाएगा। बिल्डिंग कल्याण मंडपम was a notable feature in which of the following कंस्ट्रक्शन इन किंगडम ऑफ। अच्छा, कल्याण मंडप का निर्माण जो है राज्य के मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी।
किस में ज़्यादातर बनाया जाता था? तो ये जो है विजयनगर अम्पायर में कल्याण मंडप बनाने का चलन था, ठीक है। और ये विजयनगर की बात करें तो विजयनगर अम्पायर की शुरुआत किया था हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस देयर इन इंडिया? तो भारत में अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। सरकार ने साल 2004 में से जो है जो भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना शुरू कर दिया था, ताकि इन भाषाओं को जो है मजबूती दिलाई जा सके, इनको पहचान दिलाई जा सके। तो ये 11 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? तो जैसे कि असामिया हो गया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पाली, प्राकृत, संस्कृत, उसके अलावा तमिल, तेलुगु, ये सब जो भाषाएं हैं ये सबको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया? तो इन किलाओं में से भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करें तो इसका निर्माण करवाया गया था 1639 में। कहाँ पे है ये मद्रास में है, ठीक है। उसके अलावा बात करें फोर्ट सेंट विलियम। सेंट विलियम जो है इसका बनाया गया था 1696 में, और ये कहाँ है? ये कलकत्ता में है। उसके अलावा फोर्ट सेंट डेविड, जो फोर्ट सेंट डेविड है इसका निर्माण कब किया गया? तो ये जो है 1725 में किया गया था। फोर्ट सेंट डेविड 1725 में किया गया था, और ये पहले जो है दक्षिण भारत में ब्रिटिश मुख्यालय बन गया था एक समय तक, ठीक है। ये कुडालोर जिला तमिलनाडु में है। उसके अलावा फोर्ट सेंट एंजेलो की बात करें तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये पोर्तुगल के द्वारा बनाया गया है। ये पोर्तुगल के द्वारा बनाया गया है 1505 में। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी जो है मेनली हमें सूर्य से मिलता है, हालांकि सूर्य में विटामिन डी नहीं होता है। होता क्या है कि जो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिस पे जब सनलाइट पड़ता है तो वह उसी के द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। विच ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो ये विदेशी यात्री थे फाहियान। फाहियान जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। ये एक बौद्ध भिक्षु थे और अनुवादक भी थे, ठीक है। यदि किसी कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा क्या कहलाती है? तो दूसरी पूर्णिमा कहलाती है ब्लू मून, ठीक है। लाल मून कब होता है? लाल मून जो मेनली चंद्रग्रहण के दौरान हमें देखने को, लाल या ब्लड मून जो है ना चंद्रग्रहण के दौरान देखने को मिलता है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जो एकदम सीधे सीधे होते हैं तो चंद्रमा उस दौरान जो है लाल दिखाई देता है। काहे कि पृथ्वी की जो छाया है ना, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सीधे सीधे चंद्रमा पे नहीं पड़ पाता है, तो इसी कारण जो है चंद्रमा हमें जो है लाल कलर का दिखाई देता है, तो उसको रेड मून या ब्लड मून कहते हैं। और फुल मून जो पूर्ण चांद होता है तब उसको पूर्णिमा के दिन जो है फुल मून कहा जाता है। भूमध्य सागर क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो भारी वर्षा होती है विंटर में। जो शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु के समय जो है इसमें ज़्यादा भारी वर्षा होता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं? तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो गया कि महंगाई बढ़ना, ठीक है। तो अगर महंगाई बढ़ता है तो उससे कौन ज़्यादा प्रभावित हो, कौन ज़्यादा जो है फ़ायदे में होगा? तो अगर महंगाई बढ़ेगा तो इससे जो ऋणी हैं, जिसको बोरोवर कहते हैं, तो ऋणी जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है। काहे? मान लो आप किसी को 10 रुपया दे रहे हो, अब 10 रुपया दे रहे हो तो 10 रुपया आज का कुछ वैल्यू है। उस 10 में मान लो अगर आप 1 किलो कोई चीज़ खरीद पाते हो, अब कल को क्या होगा, किसी चीज़ की महंगाई बढ़ गई तो अब उस 10 रुपये का वैल्यू पहले जितना नहीं रहा, अब उसका वैल्यू कम हो गया है। तो इसे आप दे रहे हो तो आपको तो घाटा ही होगा ना। तो आपने 10 रुपया दिया था, आज उसका वैल्यू कुछ है, कल उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो उससे आपको घाटा होगा। लेकिन जिसने लिया है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वहीं ज़्यादातर फ़ायदे में रहेगा। तो इसलिए जो ऋणी हैं, बोरोवर, उसी को फ़ायदा होता है, बाकी जो है लोग उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे। ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है और जबकि बी उसी कार्य को जो है 10 दिनों में समाप्त करता है। वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए कार्य को छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन में कार्य कर लिया? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए 5 दिनों में कर रहा है, बी जो है उसी कार्य को करता है 10 दिनों में।
दोनों का एलसीएम देख लेंगे। दोनों का एलसीएम 5 और 10 का जो लघुत्तम होता है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 एलसीएम। तो ये एलसीएम हमें क्या दे देता है, ये दे देता है टोटल वर्क, इतना कार्य 10 को कार्य करना है। तो अगर मान लो ए एक दिन में 5 कार्य करता है, कुल कार्य 10 गो है, तो एक दिन में इसने कितना कार्य किया होगा, इसने जो मेनली इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, 10/5 कर दिया 2। यहाँ पे जो इसको 10/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये 2 कार्य कर रहा है एक दिन में, ये 5 कार्य करता है। ओके, तो ये चीज़ है। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है कि ए जो है वो 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ चुका है। तो ए अगर 4 दिन पहले कार्य छोड़, करना था पूरा काम 10, अब ए तो 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो 4 दिन का काम नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, बोलते हैं भाई तू कर ले काम, तू जा मत, तू कर ले काम। तो ए से 4 दिन में काम करते, एक दिन में ए करता है 2 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4 दूनी 8 बटे टोटल कितना काम है। तो टोटल काम की बात करें तो 2 और 1 3, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलके एक दिन में जो है 3 कार्य कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया 18/3, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये तो क्या किया यहाँ पे सीधे से ये लगा दिया कि जो वर्क होता है, अगर वर्क की बात करें तो वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क निकालते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पे रख दिया टोटल वर्क, यहाँ रख दिया एफिशिएंसी, वर्क बटे एफिशिएंसी, ये क्या दे देगा, ये दे देगा समय। तो वहीं कर दिए वर्क बटे एफिशिएंसी, तो ये हमको टाइम दे देगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है, अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या है, तो ये है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसका इकाई होता है टेस्ला। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रदेशीय क्षेत्र में आता है। बिहार की बात करें तो बिहार जो होता है ये रेक्टेंगुलर शेप का है, और किशनगंज जो है लगभग यहाँ आता है। ठीक है, किशनगंज को जो है बात किया जाए तो ये जो है बिहार का चेरापूंजी भी इसको कहा जाता है, किशनगंज को बिहार का चेरापूंजी कहा जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे अधिक बारिश होती है बिहार में। तो ये है कहाँ, तो अगर ये बात करें तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो लगभग हमको कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी जो मैदानी भाग है उसमें जो है देखने को मिलेगा। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जो है इसका जो आयोजन किया गया है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अस्ताना में जो है, अस्ताना में जो है इसका आयोजन किया गया। ये आयोजन कब से कब तक चला, 7 जुलाई से लेकर जो है 13 जुलाई तक चला था 2024 में। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से शामिल जो है छात्र, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। एक छात्र ने इसमें स्वर्ण पदक जीता, वहीं 3 छात्रों ने इसमें जो है रजत पदक जीता था। निम्न में से कौन सी एक संस्थान ब्रेंटन वुड ट्विंस कहलाती है। तो ब्रेंटन वुड ट्विंस की बात करें तो जुलाई 1944 में जो है ब्रेंटन वुड्स, जो कि मेनली अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पे बैठक हुआ कुछ देशों का, 43 देश हैं, 43 देश जो इसमें शामिल हुई थी। और इन देशों का मकसद क्या था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जो अभी चल रहा है उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी आएगी, जो देश हैं जिनको सुधार करना होगा, तो उनको लोन देने के लिए जो है ये बैठक किया गया था ब्रेंटन वुड्स अमेरिका में। कब, जुलाई 1944 में। इसी बैठक के बाद से बोला गया कि 2 को जो है संस्थान बनाई जाएंगे, और ये 2 संस्थान कौन सी थी, ये 2 संस्थान थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, जिसका काम था लोन देना। ठीक है, ताकि जो है युद्ध के बाद अगर सुधार करना है तो सुधार किया जा सके। तो इसमें बोला है संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं है, संयुक्त राष्ट्र इससे संबंधित नहीं है। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में जो पश्चिमी मोर्चे पर 1916-17 के बीच के दौरान जो है ये बनाया गया था। 1916 और 17 के बीच जो है ये रेखा को बनाया गया था जर्मनी और फ्रांस के बीच में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। 5 सेव और 9 संतरों की कुल लागत है 57। 9 सेव और 5 संतरों की कुल लागत है 69, 69। तो 3 सेव और 2 संतरों की लागत कितनी होगी। तो ये सेव का दाम मान लीजिए x है और संतरों का दाम मान लो y है, तो 5x + 9y कितना हो गया 57। उसी तरीके से 9x + 5y ये कितना हो गया, ये हो गया 69। अब देखो एक तरफ इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
हम लगा सकते हैं एलिमिनेशन, या फिर हम x की वैल्यू किसी एक से निकालें और दूसरे में पुट कर दें, तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x जो है 5 है, नीचे वाले में x कितना है 9 है, यहाँ पे y है 9, y है 5, तो क्यों ना किसी एक वैल्यू को एक सेम कर लिया जाए। तो कैसे सेम कर सकते हैं, तो मान लो इसको मैंने 5 से गुणा कर दिया, इसको मैंने जो है 9 से गुणा कर दिया, क्या बन जाएगा 5 × 5 = 25x प्लस 5 × 9 = 45y इज इक्वल टू 57 बचे बात करें तो ये हो जाएगा 285। सिमिलरली इसकी बात किया जाए तो 9 9 81x प्लस 9 5 45y और ये 69 × 9 हो जाएगा 621। तो ये हो गया। अब देखो y की वैल्यू दोनों में सेम हो गई, तो दोनों में जब सेम हो गई तो माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये 45y माइनस 45y कट गया, 25x माइनस 81x ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 में से 56 माइनस 56x। इधर 621 में से 285 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 336, माइनस माइनस कट गया, x कितना आ गया 336 बटे 56 आ गया, यहाँ पे जो है 6, तो ये x की वैल्यू आ गई 6, मतलब सेव का दाम है 6। अब इस 6 को किसी एक इक्वेशन बिठा लेंगे, चाहे इसमें बिठा देंगे, तो 5 × 6 प्लस 9 × y इज इक्वल टू 57 57, तो ये हो गया 30, 9y इज इक्वल टू 57, तो 9y की वैल्यू 57 माइनस 30 तो 27, तो y कितना हो गया 27 बटे 9 3, तो संतरा का दाम है 3। तो 3 गो सेव का निकालना है, तो 3 गो सेव 3 × 6 = 18 और 2 गो संतरा तो 2 × 6 18 × 6 = 24, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ मिला था रसायन विज्ञान के लिए 1901 में मिला, और ये कौन व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्ति हैं जैकोब्स हेनरिकस वैन टी ऑफ। तो जो वैन टॉफ हैं इनको जो है मेनली पहला नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में। अब दोनों जो मैचिंग है उसको मिलाना है। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, तो एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर की बात करें तो मछली पालना, ये भी ठीक है। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी होता है बीजों का अंकुरण संबंधी अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा, तो ये सब ठीक है, तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, सब आमने सामने ही है। तो राज्य के चिन्ह की बात करें तो राज्य के चिन्ह जो है भारत ने कब अपनाया, तो राज्य के चिन्ह भारत ने अपनाया 26 जनवरी 1950, जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है। हर वर्ष किस तिथि को जो है विश्व प्रेस सूचांक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मैंने 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन जो है मेनली विंडहुक घोषणा जो है ना, विंडहुक घोषणा हुई थी उसी को याद के रूप में जो है ये दिन को चुना गया है विंडहुक घोषणा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन कोयले का विशेष प्रकार नहीं है, तो कोयले के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो होता है एंथ्रासाइट, उसके अलावा जो बिटुमिनस, उसके अलावा जो है लिग्नालाइट, तो लिग्नाइट जो है ये सब जो है कुछ कोयले के विशेष प्रकार हैं। लेकिन लिमोनाइट की बात करें तो लिमोनाइट जो है ये लौह आयसक है, ये कोयले का प्रकार नहीं बल्कि ये जो है आयरन ओर है, लौह आयसक लिमोनाइट। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है, तो ये विधायी अधिकार है, जिसके तहत राष्ट्रपति जो है ये अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है, जब भी कोई दोनों सदनों में से, लोकसभा राज्यसभा सदनों में से कोई एक सदन जब कार्यशील नहीं है ना, तो उस दौरान जो है राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये पावर आया कहाँ से, तो संविधान के अनुच्छेद 123 से जो है राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है, तो राष्ट्रपति का ये पावर विधायी पावर है। 1932 के पूना पैक्ट के अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग नहीं। हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय किया गया। हिंदू और मुसलमानों के मतभेद को समाप्त कर दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूना पैक्ट जो हुआ था ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, और इसके तहत जो है ये तय किया गया कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसको चुनेगा हर कोई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको जो है अलग से वो मिल जाएगा, अलग से जो है उसको निर्वाचन प्रणाली मिलेगी, वैसा नहीं है। मिशन अमृत सरोवर
का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जल संकट से निपटारा, जल संकट को दूर करना ही इसका मुख्य उपदेश है। ठीक है, तो जल के बारे में बात कहाँ किया जा रहा है? टपक सिंचाई, तो ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करना, क्योंकि जल बचाने का एक तरीका होता है ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पे बूंद बूंद करके जो है पौधों में पानी डाला जा रहा है। एक पूरा मोटा सा पाइप बिछा दिया जाता है, इसी में छेद रहता है, तो इसी छेद से बूंदा बूंदी करके जो है पानी गिरता है। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने जो है हांगकांग ताइवान को जो है प्रभावित किया है। टाइफून ये जो है ताइवान को इसने प्रभावित किया, और ये जो तूफान था ये लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की जो है गति से ताइवान के पूर्वी तट पर पहुंचा था। महादेही वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है गोवा में स्थित है, ये गोवा में स्थित है, और यहाँ पे जो बाघों का संरक्षण जो है किया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो ये 100 क्वेश्चन आंसर सेट जो है यहाँ पे समाप्त होता है। तैयारी करते रहें, क्योंकि तैयारी करिएगा तो उसी से सफलता मिलेगी। धन्यवाद।